चलिए नमस्कार दोस्तों, ओमेगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से जो है इस चैनल पर आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसका कुछ रीज़न था, आप लोग समझिए। इसका रीज़न क्या था कि जो है इस पर हम लोग देखें कि यहाँ पर आपका जो ऑफलाइन कई ब्रांचेज के कारण जो है हम व्यस्त उधर जो है ज़्यादा हो गए, इसके कारण जो है आपका इस पर वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से हम लोग एक बार जो है आ गए हैं आपकी सेवा में। तो चलिए, तो आप लोग के सेवा में हम चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक शुरुआत करेंगे, इतिहास का, जिसका नाम है मौर्यकाल। आज हम लोग पूरे बढ़िया से इस बात को समझेंगे। तो आज का क्लास का शुरुआत एक मोटिवेशनल जो है शायरी से हम करते हैं। चलिए, तो ध्यान से आप सुनिएगा। आप लोग कहता है कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो पाकर दिखा, है दम तो पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने सफलता की कहानी, लिख दे खून से अपने सफलता की कहानी, और कह उस किस्मत को कि है दम तो मिटा कर दिखा, है दम तो मिटा कर दिखा। इसी लाइन से हम आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग एकदम गौर कीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपका जो है आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए हमने फ़ैन को भी बंद कर दिया है। तो यहाँ पर गर्मी जो है अभी समझ रहे हैं कितना ज़्यादा भी है, इसके लिए जो है अभी हम लोग समझिएगा। लेकिन गर्मी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम गर्मी में भी एकदम उपस्थित हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इसी इतिहास को बदलने के लिए हम आ चुके हैं आपकी सेवा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मौर्यकाल। तो यहाँ पर कहानी को, बात को एकदम गौर से समझिएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मौर्यकाल। इससे पहले जो काल है, इससे पहले जो वंश है, आपको पढ़े होंगे, महाजनपद काल है। और महाजनपद काल में सबसे अंतिम वंश है जिसका नाम है आपका नंद वंश। और उसी नंद वंश का एक राजा है, जैसे कि आपको पता होगा। कि ऐसे नहीं जानते हैं तो फिर प्रीवियस हम लोग चलेंगे, हिस्ट्री को जीरो से शुरू करेंगे। लेकिन अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक राजा है जिसका नाम है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। और महापद्मनंद का ही बेटा है जिसका नाम है धनानंद। और यही धनानंद जो है, यही नंद वंश का अंतिम राजा है। यही नंद वंश का दूसरा और अंतिम राजा है। इसी को, धनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य फिर यहाँ मौर्य वंश का स्थापना करेगा। तो कैसे हटाएगा, पूरे बात को हम लोग समझेंगे। एक एक बात पर आज हम लोग गौर करेंगे। तो देखिएगा, बात को समझिएगा। यही धनानंद, यानी यहाँ पर जो है पूरे हम लोग देखें, उत्तर जम्मू कश्मीर को, हल्का बेल्ट को छोड़ देना है। इसके बाद पूरे इधर क्षेत्रों में जो देख रहे हैं, मैप पर ध्यान दीजिएगा बात को। पूरे इधर का क्षेत्रों में हल्का जो है, इधर हल्का छोड़ करके पूरे इधर जो हम लोग देखें, हल्का यहाँ छोड़ जाएगा कलिंग उड़ीसा। इसके बाद ये पूरे क्षेत्रों में यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम, बोलिए क्या है? यहीं पर एक राजा है जिसका नाम है धनानंद। यही जो है नंद वंश का राजा कौन है? यहीं पर धनानंद है। मैप पर जो है आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पर एक राजा है धनानंद, और इसी का कहानी अभी हम लोग समझेंगे पूरा। और धनानंद जो है एकदम क्रूर राजा है। इतना क्रूर है कि यह जनता पर जो है 64 प्रकार के कर लगा दिया है, 64 प्रकार के टैक्स लगा दिया है। जनता एकदम इससे परेशान है। जनता चाह रही है कि ऐसा नालायक राजा न रहे, वही बढ़िया है। अब बताइए ना, 64 प्रकार के टैक्स लगा दिया, जनता इससे पूरे परेशान है। इसी के समय क्या होता है, इसी के समय आपको पता है कि यहाँ पर एक पाकिस्तान में, यहाँ देखिएगा, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम आपका है तक्षशिला। इसका नाम बोलिए क्या है? तक्षशिला। एक विश्वविद्यालय जिसका नाम तक्षशिला है। और यही तक्षशिला का एक गुरु है, शिक्षक हैं, जिनका नाम है, तक्षशिला का एक शिक्षक हैं। ध्यान दीजिएगा, बात पर गौर कीजिएगा। यही तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक टीचर है, शिक्षक हैं, जिनका नाम है चाणक्य। इनको कहते हैं चाणक्य कौटिल्य। नाम बोलिए क्या है? चाणक्य कौटिल्य। बात पर गौर कीजिएगा। चाणक्य कौटिल्य, या इन्हीं को कहा गया है विष्णुगुप्त भी कहा गया। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त या चाणक्य कौटिल्य दोनों एक ही हैं। यही तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, उन्हीं का क्या है, ये टीचर है वहाँ का, तक्षशिला का। अब इस समय बात को गौर कीजिएगा। इस समय सबसे पहले चाणक्य जो है, यहाँ पर इस समय धातु का मेन रिसर्च चल रहा है। और धातु का मेन रिसर्च चल रहा है, वही जो है यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से चाणक्य जो है धनानंद को हटाते हैं, पराजित करते हैं। उसी समय क्या होता है कि जिस समय यहाँ धनानंद है, धनानंद का शासन है, उसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। तो पहले हम लोग इसका सिकंदर के पूरे आक्रमण को, भारत पर विदेशी आक्रमण को समझेंगे। तो पहले इस बात को गौर कीजिएगा, इधर से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखें कि इसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। इससे पहले हम लोग देखें कि भारत पर जो है
सबसे पहले आक्रमण यहाँ पर 2 गो आक्रमण देखिए, सबसे पहले अगर भारत पर आक्रमण की बात करेगा तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण सिकंदर किया था कि इससे पहले भी कोई किया? तो इससे पहले भी भारत पर यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के, एक हम लोग देखें देश यूनान और दूसरा एक ईरान है। हम लोग बात को गौर से सीखेंगे, एक यूनान और दूसरा ईरान है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे भारत पर आक्रमण का, तो सबसे पहले ईरान का आक्रमण भारत पर हुआ है। सबसे पहले ईरान किया, उसमें देखिएगा एक साइरस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया है। सबसे पहले आक्रमण कौन किया? साइरस किया है। सबसे पहले भारत पर आक्रमण साइरस किया है। साइरस के बाद देखिएगा फिर डेरियस प्रथम किया है। साइरस के बाद कौन आया? डेरियस प्रथम। इसी को डेरियस प्रथम किया है भारत पर आक्रमण। तो हम लोग देखें सबसे पहले भारत पर आक्रमण की बात करेंगे तो सबसे पहले साइरस किया, ईरान का किया, उसी ईरान में डेरियस प्रथम उसके बाद आक्रमण किया, इसके बाद सिकंदर है। सबसे स्टार्टिंग में सिकंदर नहीं है। हम लोग देखें इसके बाद यूनान का आक्रमण है, इसके बाद भारत पर आक्रमण जो किया यही सिकंदर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिकंदर यहाँ पर आया है। तो सिकंदर इन लोगों से बाद आया है। तो हम लोग देखें सिकंदर जो है, अब सिकंदर के बारे में पूरी बात को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, एक एक बात को हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो आपका सबसे पहले यहाँ पर ईरान का आक्रमण साइरस ने किया। साइरस के बाद आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया। इसके बाद हम लोग देखें कि भारत पर आक्रमण सिकंदर ने किया। तो सबसे पहले इधर एक देश है जिसका नाम है यूनान, और इसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे सिकंदर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो सिकंदर है, इस सिकंदर का पिता का नाम क्या है? सिकंदर के हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिकंदर के बताइए पिता का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इनका पिता का नाम फिलिप है। पिता का नाम क्या है? फिलिप। इनके पिता का नाम फिलिप है। तो सिकंदर के पिता कौन है? फिलिप हो गए। अब बताइए जो पिताजी इनके फिलिप है, यह कहाँ के राजा हैं? तो यूनान में राजा हैं मेसोडोनिया के। कहाँ के राजा हैं? मेसोडोनिया के। यहाँ पर इनका पिताजी जो राजा हैं, यहाँ मेसोडोनिया के राजा हैं। यूनान की जगह है जिसका नाम बोलिए क्या है? मेसोडोनिया। तो यही इनके फिलिप जो है यह मेसोडोनिया के राजा है, और उन्हीं के जो है पुत्र कौन है? सिकंदर है, बेटा सिकंदर है। अब अगर हम लोग बात करें सिकंदर के गुरु का, कि बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सिकंदर के गुरु कौन है। तो अगर सिकंदर के गुरु की हम लोग बात करें तो बताइए सिकंदर के गुरु कौन है? तो सिकंदर के गुरु हम लोग इसको देखें तो सिकंदर के गुरु अरस्तु हैं। अब देखिए उस समय के महान गुरु अरस्तु हैं। सिकंदर के महान गुरु कौन है? अरस्तु उस समय के हैं। अब देखिए यह पिताजी इनके राजा हैं, सिकंदर राजा के बेटा है, किसी प्रकार के इसको दिक्कत नहीं है, पूरे एकदम जो है बढ़िया से लालन पालन हुआ। अब शिक्षा के लिए जो है इनके पिताजी अरस्तु को बोले कि आप जो है सिकंदर को क्या कीजिए? शिक्षा दीजिए। उस समय गुरु का मतलब सभी विषयों का गुरु वही हुआ करते थे। इस समय ऐसा नहीं कि फिजिक्स का गुरु अलग है, केमिस्ट्री का टीचर अलग है, बायो का अलग है। उस समय जो भी शिक्षा देंगे उनका एक ही गुरुजी बस अरस्तु ही हैं। सभी विषय को आप लोग देखें कि केमिस्ट्री में इनका अरस्तु का नाम भी आप लोग बायोलॉजी में सुनिएगा, तो यही बायोलॉजी वाले अरस्तु का नाम सुनिएगा, वही अरस्तु इनके क्या है? गुरु हैं। अब हम लोग बात करें तो सिकंदर को शिक्षा अरस्तु दिए। अब जब सिकंदर बच्चा ही था, जब छोटा ही था, उसी समय अरस्तु से कहा कि हम पूरे विश्व जीतना चाहते हैं। गुरुजी हमको ऐसा बताइए, हम पूरे विश्व विजेता बनना चाहते हैं, और विश्व जीतने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से कैसे करें? तो यही अरस्तु इनको बताते हैं, इधर से ही उत्तर से ही ठीक रहेगा, इधर से ही क्या करो? शुरुआत करो, बोहनी करो, यानी अब यहीं से ही शुरुआत करो। तो यही विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर जो है ये गुरु जी के जो है आशीर्वाद लिया। इसके बाद जो है यहीं से सिकंदर क्या किया? अपना शुरुआत किया, और यहीं से उत्तर से जीतते जीतते ये पूरा क्षेत्र जीत गया, और जीतते जीतते यहाँ तक कि आपको जो है पूरा देखिएगा, इधर आपका पाकिस्तान का बेल्ट है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पाकिस्तान का बेल्ट हो गया, यहाँ पर पाकिस्तान का बेल्ट है, इसके बाद आपका ये अफगानिस्तान का बेल्ट है, यही पाकिस्तान अफगानिस्तान का बेल्ट है। और सिकंदर पूरा जीत गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बेल्ट जीत गया, और सिकंदर पूरा जीत गया। अब यहाँ पर सिकंदर इस समय, यह आपको कहानी हम लोग समझे कि सिकंदर यहाँ तक पूरा जीत गया, अब उसका बारी है भारत पर आक्रमण करने का। यानी अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इधर मिटा देते हैं आप लोग जो है, आप लोग अगर नोट्स बनाइएगा तो इसको लिख लीजिएगा। हम बोले हैं उसको जो है वीडियो को रोक करके बीच में आप एक बार पूरा देखिए, दोबारा फिर देख करके उसको नोट्स बनाइएगा, या टेलीग्राम चैनल पर इसका हम PDF डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, सब लोग एक सूचना हम दे देते हैं, एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपका सारा PDF मिलेगा। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कौन है? टेलीग्राम चैनल आपका है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है ओमेगा एजुकेशनल
ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप, ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है आपका, चैनल के नाम से ही ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप। और इसी पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहाँ ओमेगा क्लासेस का लोगो लगा हुआ रहेगा, वहीं पर आप इन हो जाइएगा, उसमें वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पर आपका सारा जो है PDF इसका हम प्रोवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है? अगर जिनको समझ में नहीं आता है, कुछ जिनको समझ में नहीं आता है सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, इसका टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर डायरेक्ट आप पहुँच जाइएगा। ठीक है? उसके बाद भी आपको जो है नहीं समझ में आता है कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जाए, तो आप एक मेरा नंबर है 9472037356, 9472037356। आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर आपको जो है लिंक हम दे देंगे, तो इससे भी आप जो है वहाँ इन हो जाइएगा। 9472037356। जो बच्चे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो आपका हंसपुरा के जो आसपास के बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन हंसपुरा छोटी फील्ड आपका जो है यहाँ पर छोटी फील्ड गर्ल्स स्कूल के बगल में उसके उत्तर साइड में, यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस हमसे आकर के कर सकते हैं। बाकी जो दूर दराज के बच्चे हैं वो अपना ऑनलाइन बने रहें, आपका जो है कोशिश करेंगे हम कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है बहुत चीज़ों को हम यहाँ पर जो है बताएंगे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखें कि यह कहानी आपका चल रहा है, भारत पर सिकंदर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया। 326 ईस्वी याद रखना है, 3 दूना 6। 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर सिकंदर आक्रमण किया, पूरे इधर का बेल्ट जीत गया। अब बारी है भारत का, और भारत में इस समय राजा धनानंद है। इसी समय आपको हम समझा दें कि यहाँ पर एक राजा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक राजा है जम्मू कश्मीर का जिसका नाम है पोरस। जिसका नाम क्या है? पोरस। और यही जम्मू कश्मीर का राजा पोरस है। अब बारी है भारत पर, तो यही जम्मू कश्मीर में सिकंदर जो है यहाँ पोरस के साथ जो है लड़ाई करता है, और पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है। इसमें पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है। बताइए वह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो आपको ध्यान देना है, यह झेलम नदी के किनारे होता है। युद्ध आपका होता है झेलम नदी के किनारे। झेलम का ही जो है आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋग वैदिक कालीन कभी कभी नाम दे देगा, तो झेलम का ऋग वैदिक कालीन नाम बितस्ता है। झेलम का ऋग वैदिक कालीन इसका नाम बितस्ता है, पुराना नाम। तो ध्यान दीजिए, यही झेलम बितस्ता नदी के किनारे एक लड़ाई हुआ है जिसमें पोरस और सिकंदर के बीच। पोरस छोटे क्षेत्र का राजा है लेकिन है बहुत साहसी राजा है, और यही युद्ध हुआ है पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे। और इसी युद्ध का नाम है हाइड्रेस्पीच का युद्ध। हाइड्रेस्पीच का युद्ध, और यही युद्ध का नाम क्या है? हाइड्रेस्पीच का युद्ध। और यही हाइड्रेस्पीच का युद्ध हुआ है पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर। अब आपको पता है कि इधर से जो सिकंदर चला है, तो सिकंदर जो है आज युद्ध करता, दो ही ऑप्शन व्यक्ति को देता था, कोई भी राजा को दो ही ऑप्शन देता था। अधिकांश राजा इसका पहला ऑप्शन चुनते थे। देखिए ऑप्शन क्या देता था, 2 ऑप्शन कहता था कि यदि हम आ रहे हैं तो या तो तुम जो है हमको स्वागत करो, फूल माला लेकर तैयार रहो कि एकदम सर आइए आपका स्वागत है, और हमको स्वागत कर दो, तो जो तुम्हारा क्षेत्र है तुमको पुनः हम लौटा देंगे और पुनः तुमको हम राजा बना देंगे। जो कहेंगे वो अपना टैक्स तुम देना वहाँ से, और बाकी तुमको राजा बना देंगे। अगर नहीं स्वीकार करते हो, अपनी हार नहीं स्वीकार करते हो, कहता था कि अपना हार स्वीकार कर लो, अगर नहीं करते हो तो तुमको क्या करना होगा? युद्ध करना होगा, हमसे युद्ध करना होगा, लड़ना होगा, और युद्ध में ऐसे भी तुमको हम पराजित कर देंगे, और युद्ध में अगर पराजित कर दिए तो फिर तो ऐसे भी हम अधिकार पूरा कर लेंगे। तो अधिकांश राजा इसके डर से जो है पहले के ऑप्शन स्वीकार करता था। एकदम आ रहा है, क्या दिक्कत है, उसको राजा जो है एकदम स्वागत उसको कर देंगे, और स्वागत करने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा, फिर हमको क्षेत्र लौटा देगा, पुनः फिर राजा हो जाएंगे, जो कहेगा वो टैक्स अपना देंगे। लेकिन एक राजा ऐसा इसको मिला जिसका नाम था पोरस। पोरस इसको ऐसा एक राजा मिला जिसको सिकंदर खबर भेजवाया कि बोलो पोरस क्या हालचाल है, युद्ध करेगा कि हार स्वीकार करेगा? कहा कि हम युद्ध करेंगे, हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। है छोटा क्षेत्र का राजा, क्योंकि यहाँ से सिकंदर चला है तो पूरे एकदम घोड़ा लेकर के चला है, बहुत सारा पैदल सैनिक है, घोड़ा है, पूरे एकदम दल बल के साथ चला है यहाँ पर। अब देखिए दल बल के साथ कहा जाता है कि सिकंदर का इतना खौफ था कि लोग डर से एकदम कांपता था इसके सामने। लेकिन पहला बार एक राजा ऐसा मिला है पोरस, जो इससे कह रहा है कि हम लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करेंगे, बहुत साहसी राजा है, युद्ध करेंगे। अब देखिए यही युद्ध आपका पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे हुआ है, जिसका नाम है हाइड्रेस्पीच का युद्ध। और इस युद्ध में पोरस की हार होता है, पोरस हार जाता है, और पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया जाता है।
सिकंदर सोच रहा था कि हार गया है, जब इसको बंदी बनाकर लाया जाएगा एकदम थरथराते हुए आएगा, कहेगा जी छोड़ दीजिए, माफ़ी मांगेगा। लेकिन जैसा सिकंदर सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। जब पोरस को बंदी बना करके लाया गया सिकंदर के सामने, तो सिकंदर पूछा कि क्या किया जाए, बोलो तेरे संग क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे संग क्या किया जाए। तो राजा पोरस जो है, पोरस जवाब देता है, आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, आंख मिलाकर बात करता है, कहता है कि हम भी राजा हैं और वही मेरे साथ किया जाए जो एक राजा के साथ करता है। देखिए कितना इसका साहस है, कितना जो है हिम्मतगर राजा है कि पूरे एकदम उसके आंख में आंख डालकर बात कर रहा है और कह रहा है कि वही किया जाए जो एक राजा के साथ करता है। और जब इस बात को सिकंदर सुनता है तो सिकंदर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि अरे पहला बार ऐसा राजा देखे हैं, तुमको डर नहीं लग रहा है मेरे सामने। अधिकांश जितना भी राजा होता था सब थरथराता था, सब ही तो एकदम जो है डट के बात कर रहा है। और उसी समय पोरस को सिकंदर पीठ थपथपाता है और कहता है कि जाओ, तुम्हारा जो जीता हुआ क्षेत्र था, तुम्हारा इधर जो क्षेत्र है तुमको फिर हम लौटा दिए और लौटाने के बाद तुमको पुनः फिर राजा बना दिए। लेकिन आगे हम अभी आक्रमण करेंगे धनानंद पर, वहां तुम हमारा साथ देना, और वहां तुम हमारा साथ देना। धनानंद पर आक्रमण करेंगे तो वहां तुम हमको क्या करना, साथ देना। इसी प्रकार से पोरस को क्षेत्र लौटा देता है, पोरस फिर वहां का अपना राजा हो गया। इसके बाद लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोरस जो था सिकंदर के घोड़ा को मार दिया था, तो सिकंदर कहा कि जो घोड़वा मार दिया है उसके नाम पर कम से कम 2 शहर बसाने दो जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 शहर बसाया है। इसका नाम बोलिए क्या है, बुकाफेला एवं निकाइयाँ, बुकाफेला एवं निकाइयाँ। तो बुकाफेला एवं निकाइयाँ 2 शहर बसाया है सिकंदर। क्यों बसाया था, क्योंकि इसको घोड़ा को पोरस मार गिराया था, उसी के लिए अपना घोड़ा अमर हो जाए, घोड़ा का नाम सब दिन लोग जाने, इसके लिए इन्होंने 2 शहर बसाया, बुकाफेला और निकाइया। तो ये भी आपको प्रश्न देगा कि बुकाफेला और निकाइया शहर क्यों बसाया, तो घोड़ा मार दिया था पोरस, उसके लिए बुकाफेला और निकाइया बसाया। किसने बसाया, तो सिकंदर ने बसाया। क्लियर है, सिकंदर ने बसाया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, बारी है यहाँ पर भारत में इन करने का। यहाँ पर एक नदी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नदी है जो यहाँ पर आपको इसका जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नदी है जिसका नाम है ब्यास नदी। और ब्यास नदी यही इसका क्या है, सीमा है धनानंद का। ब्यास नदी उत्तर भाग में जो धनानंद का मेन बॉर्डर है, यहाँ ब्यास तक टच कर रहा है, यहाँ तक का ही राजा है। और इसके बाद हम लोग देखें कि ऊपर पोरस है। तो अब ध्यान दीजिए, यही ब्यास नदी जो देख रहे हैं, यही ब्यास नदी तक जो है इसका क्षेत्र इसका है, किसका, धनानंद का। अब धनानंद के पास खबर पहुंचा, इससे पहले एक आपका प्रीवियस कहानी सुना देते हैं कि धनानंद जो राजा था यह प्रथम गैर क्षत्रिय राजा था। जो महापद्म नंद जो इसका पिताजी है, कैसा है, गैर क्षत्रिय है, यानी अभी तक क्षत्रिय राजा होता था लेकिन गैर क्षत्रिय है। और पता आपको है कि महापद्म नंद ने सर्व क्षत्रांक नाशक का उपाधि लिया था। क्यों, क्योंकि सभी क्षत्रियों को मार दिया था, नाश कर दिया था, इसके लिए उपाधि लिया था सर्व क्षत्रांक नाशक। और सर्व क्षत्रांक नाशक का मतलब सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। इसके बाद इसने उग्रसेन का उपाधि लिया था, बहुत भारी सेना का स्वामी था। यानी कहा गया था कि इसमें हम लोग देखें कि लगभग इसमें जो है बहुत सारे 2 लाख से भी ऊपर पैदल सेना है, इसमें लगभग 30,000 जो है यहाँ पर हाथी है। इसके बाद कई जो है इसका बहुत भारी सेना है, इसलिए इसको उग्रसेन कहा गया। महापद्म नंद को उग्रसेन क्यों कहा गया, क्योंकि भारी सेना रखता था, बहुत ज़्यादा सेना। और इतना सेना का स्वामी है। धनानंद जो है बहुत क्रूर है, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि जनता जो इससे काफ़ी परेशान सब है, बहुत परेशान इससे लोग हैं। तो अब कहानी समझिए, एक बार क्या हुआ कि धनानंद एक फंक्शन, एक पार्टी का आयोजन किया पाटलिपुत्र में, और उसी पार्टी में सबको आमंत्रण दिया, बुलाया। उसी में चाणक्य विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं हमारे इसमें, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो टीचर चाणक्य हैं, इसी चाणक्य कौटिल्य को आमंत्रण दिया, कहा कि आप भी आइए, इनको भी आमंत्रण हुआ। सभी लोग खाने के लिए वहाँ पर पहुँचे, निमंत्रण में आए, चाणक्य भी आए। और जैसे ही चाणक्य बैठे हुए ही थे कि इनको जो है भरी सभा में धनानंद बेइज्जती कर दिया इनको, क्योंकि ब्राह्मण है, जाति के चाणक्य क्या है, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण है तो पूरे टीक एकदम रखते हैं, टीक बांधे हुए थे, उसी में जो है इनको टीक धर के भरी सभा से उठा के इनको फेंकवा दिया बाहर, टीक नोच के फेंकवा दिया। अब इनका जो है टीक वहाँ पर बांधे हुए थे, टीक इनका शिखा जो शिखा है वो शिखा खुल गया। अब इनको भारी सभा में जो है एकदम भारी बेइज्जती कर दिया, भरी सभा में पूरा बेइज्जती हो गया। अब उसी समय कसम खा लिए कि जब तक धनानंद तुमको हम हटाएंगे नहीं, तब तक अपना ये शिखा जो है मेरा टीक नहीं बांधेंगे। और उसी समय कहानी है कि जो यह टीचर है इधर क्या किए, अपना एक बच्चा के, एक जो है ऐसा व्यक्ति के तलाश में चल दिए
जो इसको क्या करे, बहुत मजबूत है, इसको हटा सके। और वही एक बार का कहानी है कि इस व्यक्ति के तलाश में जो है एक बार जंगल में चल दिए और जंगल में गए तो वहाँ पर एक कुछ बच्चा जो था वह राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। कहानी को गौर से सुनिएगा। और राजा प्रजा का जो खेल खेल रहा था तो वहाँ पर गए, जाने के बाद एक बच्चा जो था उसमें राजा के रोल में था। और वहाँ पर क्या हुआ, अचानक दृश्य क्या होता है, वहाँ पर अचानक बच्चा के सामने शेर का एंट्री होता है और बच्चा तलवार लेकर के उस शेर के आगे खड़ा हो जाता है। बाकी सबको पीछे कर देता है, बाकी जो बच्चे थे सबको पीछे कर देता है और वहाँ तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। इस बात को जब, इस दृश्य को जब चाणक्य देखते हैं तो चाणक्य बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं कि वाह। जाकर बच्चा से पूछते हैं कि बताओ तुमको डर नहीं लगता है, बताओ अगर शेर तुमको मार डालता तो तुम क्या करते, बताओ सभी कुछ तुम हटा दिया और तुम अकेले शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चा जवाब देता है कि यहाँ पर हम जो हैं राजा के रोल में हैं और राजा का मेन कर्तव्य होता है अपने प्रजा का क्या करना, सुरक्षा करना, रक्षा करना। और इस रक्षा के लिए हम शेर से आगे आगे लड़ने के लिए राजा का ही क्या होता है, कर्तव्य होता है। और उसी समय चाणक्य ने डिसाइड किया कि यही वह व्यक्ति है, यही चंद्रगुप्त मौर्य है, यही चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। और वही हम लोग डिसाइड उन्होंने किया कि यही व्यक्ति है जो धनानंद को क्या करेगा, पराजित करेगा। और उसकी माँ से जो है बात करके उस बच्चा को अपने साथ लेके आ जाते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं। अब इस समय जो है आपको ध्यान देना है कि वही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। अब आपको मेन ध्यान देना है कि इसी समय देख रहे हैं कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। अब सिकंदर का आक्रमण है इसी समय भारत पर। अब चाणक्य को पता है कि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात बता देंगे कि धनानंद हमको भरी सभा में बेइज्जती किया है, तो जो आपको जो यह अगर हम बात चंद्रगुप्त मौर्य को बताएंगे कि धनानंद हमारी भरी सभा में बेइज्जती कर दिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को ही सिकंदर से बड़ा दुश्मन समझेगा और धनानंद को ही पहले पराजित करने में लग जाएगा। इससे पहले हमको सिकंदर जो बाहरी आक्रमण है इससे हमको पहले भारत को बचाना है। और इसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। जो भी यहाँ पर धातु का रिसर्च चल रहा था, यहाँ से इनको जो पैसे आ रहे थे इनकम, इसके द्वारा चाणक्य ने अपना सेना को बढ़ाना शुरू किया और उसी क्रम में सेना को बढ़ाया। और जब भारत पर आक्रमण यहाँ पर हो रहा था तो देखिए इनका चाणक्य का कूटनीति बहुत फेमस है। इन्होंने कूटनीति लगाया, ऐसा दिमाग लगाया, क्योंकि इतना भारी सेना जो लेकर के आया है इसको हराना है तो इतना आसान काम नहीं है। तो इन्होंने कई कूटनीति लगाया, कई विषकन्या को तैयार किया। विषकन्या का मतलब क्या होता है कि वैसी जो लड़की, जो सुंदर जो लड़की होती है, उसको धीरे धीरे खाना में, भोजन में उसको जहर का डोज दिया जाता है। पहला दिन स्टार्टिंग में एकदम सुई के नोक के समान जहर दिए, धीरे धीरे डोज को बढ़ाया। 1 साल बाद वैसा हो जाता है, उसको अगर एक आध बूंद भी कोई जहर दे देगा तो नहीं मरेगी, विषकन्या हो गई। उसी में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भी विषकन्या विषपुरुष बना दिए है। कौन? चाणक्य। आगे चल के समझाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को भी विषपुरुष बना दिए हैं। अब वहाँ पर हम लोग देखें कि विषकन्या तैयार किए। विषकन्या सब इधर जितना भी सेना था सब देखा, एकदम सुंदर, सब ऐसे मोहित हो गया, सबके दांतें काट के मुआ दिया। आधा के तो सब ऐसे मर गया सब। आधा के क्या हुआ कि वहाँ पर उससे कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, और जो है यहाँ पर कन्या के चक्कर में जो है कई सेना पड़ गया सब, और उसको किसी प्रकार से भोजन में जहर मिला करके उसका क्या कर दिए, हत्या कर दी। तो कई ऐसे भी हुआ। कुछ जो है चाणक्य यहाँ पर अफवाह फैला दिए। उन्होंने फैला दिया कि जो ब्यास नदी को पार करेगा, ब्यास, यह जो भारत है देवों का भूमि है, और ब्यास पार करेगा तो आधा सब अंधेरा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। इधर जो पार करता है वो एक भी सही सलामत नहीं बचेगा। ये देवताओं का देश है, इसलिए इसको जो पार करेगा वो क्या हो जाएगा, अंधेरा लंगड़ा हो जाएगा। इसके कारण भी कई सेना जो है इसका पार नहीं कर पाया। दूसरा चीज़ क्या था कि इसका जो सिकंदर का सेना था इधर वाला से बात कर रहा है कि भाई जी आगे का हालचाल क्या है, अगला राजा कैसा है। तो लोग कह रहा है कि बहुत खतरनाक है। कितना आप लोग आए हैं? तो ये लोग सिकंदर का सेना कह रहा है कि हम लोग 30,000 हैं, 50,000 पैदल सेना, 30,000 हम लोग घोड़ा लेकर के आए हैं। कह रहा है कि ये तो 50,000 से ज़्यादा हाथी रखे हुए हैं, अगर पास 2 लाख से अभी पैदल सेना 2 लाख से अधिक है। ये समझ रहा है, इसी लपेट देगा आप लोग का। तो अब वही सिकंदर का सेना जब सुना तो सिकंदर का सेना जब अगला दिन सिकंदर कहा कि आक्रमण करो, सिकंदर का सेना एकदम हाथ खड़ा कर दिया। सब कहा कि जी मार दीजिए, लेकिन सर आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी सिकंदर का सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और आपको ध्यान देना है कि इसी ब्यास सिकंदर लाख कोशिश किया, लाख प्रयास किया, लेकिन इसके सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि जो सिकंदर पूरे दुनिया को जीता था, जो सिकंदर पूरे दुनिया को जीता था, विश्व विजेता जिसको कहते हैं, भारत को नहीं जीत पाया। भारत से यहाँ से वापस हो गया, भारत को नहीं जीता। और आपको ध्यान देना है कि ब्यास नदी से ही सिकंदर का सेना का हो गया, वापस हो गया। बस से ब्यास और बस से वापस, याद रखना है। तो ब्यास नदी से आपका वापस हो गया। अब इसके बाद जो है
यहाँ पर जो जीता हुआ क्षेत्र जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इसका क्षेत्र जीता हुआ था, इसी का एक सेनापति था, इसी का एक सिकंदर का सेनापति था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। और यही जीता हुआ क्षेत्र सेलुकस निकेटर को दे दिया। और इसके बाद सिकंदर वापस चला गया और वापस जाने के क्रम में 3 साल बाद यानी 326 में ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया और 323 ईस्वी पूर्व में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का मौत हो गया, मृत्यु हो गया। कहाँ में? सिकंदर का मृत्यु हो गया। मृत्यु आपका हो गया कहाँ? बेबीलोन में। तो बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया 323 ईस्वी पूर्व में, बेबीलोन में ही इसका मृत्यु हो गया 3 साल बाद, यानी 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और 323 ईस्वी पूर्व में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जब सिकंदर मर गया, जब मरने समय था, सिकंदर मरने वाला था, तो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा कि सुनो, जब हम मर जाएंगे तो हमारा जो ताबूत होगा जिसमें हमको लाश को पैक करके ले जाएगा, 3 काम करना। पहला कि उस ताबूत से मेरा दोनों हाथ को ऐसे बाहर निकाल देना। आपको भी मन में लग रहा है कि ऐसा सिकंदर क्यों कहा था? मंत्री भी वही प्रश्न किया कि हुजूर, अगर जनता पूछेगी कि ऐसा क्यों किए तो उसको जवाब क्या देंगे? बोल रहा है कि देखो, अभी तीनों बात को पहले सुन लीजिए क्या बोला था। पहला बोला कि हाथ को बाहर निकाल देना। दूसरा कहा कि जब हमारा ताबूत चलेगा, लाश जब जाएगा, तो उस पर जितने भी भारत के वैद्य है, जो महंगा महंगा डॉक्टर, सब बड़े बड़े डॉक्टर जो है, सभी वैद्य को 1 दिन के लिए बुलाना, जितना पैसा लेगा उतना देना और कहना कि बस सिकंदर के लाश के आगे आगे तुम लोग पैदल चलो। आगे आगे क्या चलो? पैदल चलो। तीसरा एक काम कहा कि अगर हम मर जाएं तो मेरे लाश के ऊपर जो है, जब लाश मेरा अर्थी जब जाएगा, उसके ऊपर सोने चांदी का सिक्का एकदम फेंकते रहना। 3 काम कहा। अब मंत्री पूछा कि सर, अगर जनता पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कि देखो, पहला हाथ इसलिए बाहर निकाल देना, कहना कि इतना बड़ा सिकंदर जो पूरा विश्व जीता, कुछ नहीं लेके जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। दुनिया जो आज धन के लिए लड़ती है, आज आपस में लड़ते रहती है, उसको ये सीख मिलना चाहिए कि इतना बड़ा सिकंदर जो विश्व जीता, वो कुछ नहीं लेके जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। ये सीख दुनिया को मिलना चाहिए। दूसरा कहा कि डॉक्टर को आगे इसलिए चलाना कि कहना कि अगर ऊपर से घंटी लग गया है, ऊपर से बुलावा आ गया है, तो दुनिया का कितना भी महंगा डॉक्टर, कोई भी बड़ा डॉक्टर कोई नहीं बचा सकता है। जब ऊपर से घंटी लग गया, सिकंदर को कोई नहीं बचाया। एक से एक बड़ा बड़ा वैद्य आया, इसको इलाज किया, लेकिन नहीं बचा जा सका, मर गया सिकंदर। कहना कि सब डॉक्टर जो है कोई नहीं बचा सकता है जब ऊपर से आपका बुलावा आ गया है। तीसरा कहा कि पैसा सोना चांदी इसलिए फेंकना, सोना चांदी इसलिए फेंकना, कहना कि सब बेकार है, सब धन बेकार है। एक दिन जब ऊपर से बुलावा आ गया तो जाना है, बाकी सब धन बेकार है, सब यहीं रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं ले जाना है, सब बेकार है, इसलिए इसको फेंकते रहना। आज भी देखिएगा, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उनके लाश के ऊपर पैसा फेंका जाता है, चावल पैसा देखते हैं, फूल वगैरह फेंका जाता है, क्योंकि सारा बेकार है, उस जगह पर कंसेप्ट है। तो यही सिकंदर हुआ। इसके बाद सिकंदर का मृत्यु हो गया। तो अभी हम लोग देख लिए भारत पर आक्रमण किस प्रकार से सिकंदर किया। अब यहाँ पर कहानी है चाणक्य जो है किस प्रकार से धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, और यहाँ पर जो है धनानंद का एक सेनापति है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर सक्टार और 1-2 राजा के सहायता से जो है इसको किस प्रकार से हटाएंगे। तो बाकी इसका जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग समझेंगे। आज हम लोग सिकंदर का इसका देख लिए आक्रमण, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे इसके बाद किस प्रकार से धनानंद को जो है यहाँ पर चाणक्य उसको किस कूटनीति द्वारा कैसे उसको हटाए हैं, और हटाने के बाद फिर पुनः यहाँ देखेंगे सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भी एक लड़ाई होता है। तो तमाम चीज़ को इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज भर हम लोग यहीं तक रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यह आपका जो वीडियो है आपका सभी एग्जाम के लिए आपका है, दरोगा हो, बीपीएससी हो, आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए आपका है, डिफेंस हो, कोई भी हो, सभी के लिए आपका है। तो चलिए बहुत बहुत आभार सभी का।